कि आज ओबीसी को चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो और चाहे केंद्र में जितने मंत्री हैं, वो जातियों पे बात करते हैं, वर्ग पे बात नहीं करते। और इस तालिबानी सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि अब जो ना ज़्यादा आपकी जो गुंडागर्दी है आपकी वो नहीं चलेगी। और कि जातिगत जनगणना का मामला बहुत से जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं जी जनगणना से क्या फायदा हो जाएगा। उन हरामियों को, उन नालायकों को एक बात कहना चाहते हैं हम लोग कि जातिगत जनगणना से उसको ये पता लग जाएगा कि उसके बाप दादा के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास शिक्षा कितनी है, उनके पास सरकारी रोजगार कितना है। कि जातिगत जनगणना का मामला ये नहीं है कि आपकी संख्या बता दी, संख्या तो वो 40 भी बता देंगे, हम 60 बता रहे हैं, तो बात वो नहीं है। बात यह है कि इस देश के अंदर धन धरती सत्ता बट के रहेगी, जातिगत जनगणना होगी। उन्होंने, वो दलाल हैं, वो नेता नहीं है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी जो कार्यक्रम को कवर किया। मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखा जाए तो माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती आज यहाँ मनाई गई और कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है एक तरीके से देवी की तरफ पूजा जाता है, लेकिन आज उससे प्रेरणा लेके आपने यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवी अहिल्याबाई होलकर को लोगों ने एक जाति में बांध कर रख दिया है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि देवी अहिल्याबाई होलकर को लोक माता कहा जाता है। तो लोक माता का मतलब होता है कि सभी लोगों की देवी है वो। और इसलिए हम सभी जातियों को मिलकर के अगर देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती अगर मनानी चाहिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। देखा जाए तो इस देश के अंदर जो इसमें वर्तमान सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं ओबीसी कम्युनिटी को उसने तोड़ने का काम किया, जाति विच्छेद में उसको कर दिया है, तमाम टुकड़े जातियों में कर दिए। क्या ओबीसी कम्युनिटी कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर पाएगा आज की तारीख में? देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि ओबीसी जो हमारा समाज है, ओबीसी समाज को जिस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से टुकड़े करने का जो काम किया गया है आज की जो सरकारें हैं उनके द्वारा, तो मेरी भी पूरी ताकत है कि मैं जो टुकड़े इन्होंने बिखेरे हुए हैं उन टुकड़ों को एक करने की पूरी प्रयास करूंगा। क्या ओबीसी महासभा उस कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी महासभा ने जब से काम किया है, जब से पूरे दिल्ली में एक हाहाकार मचा हुआ है ओबीसी महासभा के, हर सरकार इसकी तरफ देखना चाहती है। हर सरकार को ऐसा लग रहा है कि ओबीसी महासभा एक नए चेहरे के तौर पे उभर के आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, पिछले साल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसमें हार्दिक पटेल जैसे थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे ओबीसी नेता थे, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अभी तक मेरे को कोई फर्क नहीं नजर आया। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको फिर बार बार मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकारें अपने आप में कुछ भी सोचती रहें, लेकिन हमारा जो संकल्प है और हमारा जो सफ़र है वो रुका नहीं है। सरकार तो वैसे भी हम लोगों को गुमराह करती है। सरकार तो कभी हम लोगों को भलाई के लिए काम नहीं करती है, लेकिन हमने भी अपना संकल्प लिया हुआ है कि आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, सरकारों को जो वर्तमान में सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मेरा पूरा इनके लिए चैलेंज है कि आप लोग हमारे हक को मार के देखिए, लेकिन आपके गले में से खींचने का काम करेगी ओबीसी महासभा। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज देश के अंदर जो ओबीसी कम्युनिटी के जो है आईएएस, पीसीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज, वकील होने चाहिए, लेकिन ओबीसी के लोग जो है कहीं नहीं हिंदुत्व का चादर ओढ़ के सोए हुए और वो अपने अधिकार को नहीं प्राप्त कर पा रहे, कैसे जगाएंगे लोगों को? हम लोगों का जो संकल्प है, घर घर जाएंगे, घर घर लोगों को बताएंगे और ऐसे छोटे छोटे इवेंट के माध्यम से हम लोग पूरी ताकत के साथ दिल्ली प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में काम करेंगे। और हमने ये भी बोला हुआ है कि अगर सरकार कोई भी हमारे ओबीसी समाज के प्रति जितने भी इनके क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या किसी जो शैक्षणिक योग्यता, दो चीज़ें हमारे देश में जानबूझ करके महंगी की गई हैं, एक शिक्षा, एक चुनाव, जिसके वजह से गरीब आदमी न पढ़ पाएगा और न ही भविष्य में जो संविधान हमको कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार तो है, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी कि आज छोटी छोटी इवेंट हम लोग करते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने भी संकल्प यही लिया हुआ है कि सरकार कितनी भी अपना प्रयास करेगी, लेकिन हम लोग ओबीसी महासभा के नेतृत्व में SC/ST भाईचारा बनाएंगे और SC/ST भाईचारा के साथ में कदम से कदम मिला करके सरकारों के खिलाफ बोलेंगे। देखा जाए कई राज्य के लोग आज जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उन्हीं से बात करने की जारी है। हरियाणा से मेरे साथ में रामफल जांगड़ा जी हैं, जो देखा जाए जंतर मंतर पे उन्होंने जो एक मील का पत्थर साबित किया था एक अपने आंदोलन को लेके। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार जी, सभी साथियों का। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश का आज जो है इस बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कई राज्य के लोग इसमें सम्मिलित हुए। आप हरियाणा से आए, क्या लेके आए इस प्रोग्राम के लिए आज? देखिए, लेके तो हम काफ़ी समय पहले लेके आए थे, उनकी सरकारों को हमने बताया भी है। ऐसा नहीं, समय समय पे 90 में वीपी सिंह की सरकार यहाँ बनी थी
और 27% रिजर्वेशन दिया गया जी। और उसके बाद लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सरकारें आई हैं और उन्होंने जितना नुकसान हमारा, चाहे वो राजनीतिक सत्र पे करना था, चाहे वो शिक्षा केंद्र पे करना था, दोनों तीनों जगह उन्होंने खूब भरपूर कोशिश करी है। लेकिन वर्तमान में 2014 के बाद जो सरकार आई है, इन्होंने तो बिल्कुल सीधा का सीधा ये ठान लिया है किसी भी तरीके से ओबीसी की जो जातियाँ वो एकजुट ना हो पाएँ। और आज उसका मुख्य कारण यही है कि आज ओबीसी को, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो और चाहे केंद्र में जितने मंत्री हैं, वो जातियों पे बात करते हैं, वर्ग पे बात नहीं करते। लेकिन ओबीसी महासभा और तमाम जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, उन्होंने इस बात को ठान लिया है कि अब ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हम लगातार SC ST OBC का भाईचारा बनाएंगे और स्थानीय तालिबानी सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि अब जो ना ज़्यादा आपकी जो गुंडागर्दी है आपकी वो नहीं चलेगी। और एक फैसला और लिया गया कि अब आज से यहाँ के रोड के ऊपर जो लड़ाई लड़ी जाएगी, मतलब हमेशा हमने ओबीसी के लोगों को देखा तमाम, या तो वो इकट्ठे होते नहीं, होते भी हैं तो बड़े बड़े हॉलों में होते हैं जहाँ कम से कम भी 50,000 की एक खर्चा होता है और उसके बाद में उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। लेकिन ओबीसी एक महासभा ऐसी पूरे देश में हमने देखने में आई है कि ये रोड की लड़ाई लड़ रही है, तो रोड पर लड़ने के बाद में हम कहीं ना कहीं एक पायदान आगे बढ़ेंगे। जाना जी, अभी जो एक जातिगत बात उठी थी, जातिगत आंकड़ों की बात उठी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस पर अभी कोई बात अमल नहीं है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, बात नहीं हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने और विपक्ष का आरजेडी की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है देश के अंदर, उन्होंने इस बात को साझा करके ये कह दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो हमारे लिए तो गॉड गिफ्ट है। और रही बात खाली जातिगत जनगणना से, आपके माध्यम से मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना का मामला बहुत से जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं जी जनगणना से क्या फायदा हो जाएगा। उन हरामियों को, उन नालायकों को एक बात कहना चाहते हैं हम लोग कि जातिगत जनगणना से उसको ये पता लग जाएगा कि उसके बाप दादा के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास शिक्षा कितनी है, उनके पास सरकारी रोजगार कितना है। कि जातिगत जनगणना का मामला ये नहीं है कि आपकी संख्या बता दी, संख्या तो वो 40 भी बता देंगे, हम 60 बता रहे हैं, तो बात वो नहीं है। बात यह है कि इस देश के अंदर धन धरती सत्ता बट के रहेगी, जातिगत जनगणना होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुख्य मुद्दा मेरा ये है कि जिस तरीके से देखा जाए, कई राज्य के लोग आज जो यहाँ सम्मिलित हुए और सभी ने मंच के माध्यम से अपने अपने विचार रखे ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश के अंदर, क्या मुख्य मुद्दा था, किन मुद्दों को लेके जो है आज यहाँ ये बैठक की गई, उन मुद्दों पे हम थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, बिल्कुल मैंने जो पर्चे पे भी मैंने लिखे हुए हैं मुद्दे। हमारे ये जो मुद्दे हैं, ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए, ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी जाए, ओबीसी की दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीटें रिजर्व की जाएं, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए जिससे ओबीसी समाज के बच्चों को सभी प्रकार का लाभ मिल सके। सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में या यूनिवर्सिटियों में कितने प्रिंसिपल प्रोफेसर पहुंच चुके हैं अभी तक, उसका डाटा सार्वजनिक किया जाए। मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। न्यायालयों में ओबीसी के कितने जज हैं, उनका डाटा सार्वजनिक किया जाए। ओबीसी आयोग का सालाना बजट क्या होता है, उसको भी सार्वजनिक किया जाए। प्रत्येक सरकारी विभागों में ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। ओबीसी SC ST 85% समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के यादगार स्थल बनवाए जाएं। ओबीसी को भी SC ST की तर्ज पर सरकारी सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। ओबीसी का क्रीमी लेयर सिस्टम खत्म किया जाए। दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार के 7 सालों में ओबीसी की कितनी नौकरियां निकाली गई और उसमें कितनी भरी गई, उसका डाटा सार्वजनिक किया जाए और देश में कृषि भूमि सुधार बिल लाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए इस देश के अंदर गधे घोड़ों की गिनती होती है, पशु पक्षियों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है। जातिगत जनगणना की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर चली जाती है। क्या आप सरकार पे जातिगत जनगणना के लिए भी प्रेशर बना पाएंगे? देखिए, बिल्कुल हम प्रेशर पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, बना नहीं पाए हैं। हमने मध्य प्रदेश में दिखाया है, ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ दिखाया है, रोड पर चल करके दिखाया है, रोड जाम करके दिखाया है। मुख्यमंत्री CM साहब को हमने घेराव करके दिखाया है कि देखिए ओबीसी महासभा के नेतृत्व में ओबीसी समाज बाहर जो निकल के आ रहा है, उसकी ताकत को आप रोक नहीं सकते हैं। और जातिगत जनगणना की बात है तो जातिगत जनगणना इनको करानी पड़ेगी। समय कितना भी लग रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अगर गलत मानसिकता वाले लोग होंगे तो संविधान हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी खराब क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसके चलाने वाले लोगों की मानसिकता अगर अच्छी होगी लोगों के प्रति, तो संविधान अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि ये लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराएंगे, हम इनको पूरी ताकत अपनी दिखाएंगे। अच्छा सर, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप पूरा दिन आप जो है जब से प्रोग्राम चालू हुआ और आखिर तक आपने मंच का संचालन बाखूबी किया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद रफ़ीक ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों ने समय सुबह से लेके आप गाजियाबाद से आए, सुबह से समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखा जाए जो ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश का एक बड़ा एक कहा जाए कि माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती तो एक नाम था उनका मनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता का एक प्रोग्राम था। उस एकजुटता के अगर विषय की बात की जाए, आप खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी अलग होगी, एससी कम्युनिटी के लोग अलग थे और अन्य कम्युनिटी के लोग भी थे, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम की? देखिए ऐसा है, आज का प्रोग्राम तो हम लोगों ने इसीलिए SC ST OBC भाईचारा के तत्वाधान में हमने इसीलिए किया, हाँ। क्योंकि जो शूद्र समाज के लोग हैं, हाँ। हम लोग तो खुद ही इन लोगों का पहले हम लोगों पे शासन रहा और इन्होंने ही वर्ग विभाजन किया, तो हम लोग उसके वो घोड़ा उसमें हम लोगों पे जुल्म जितना शोषित हम लोग शोषित हैं, और इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी लोग एक फ्रंट पे आए, और आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और कुछ जो सरकारें हैं, आपने देखा कि आप कवर कर रहे थे, हमने सरकार के जो नुमाइंदे थे पिछली बार हमसे जो उन्होंने किया था वादा कि हम उसको पूरा करेंगे जाति जनगणना को लेके, मैंने रोक के उनको इसीलिए बीच में बोला कि आपने ये बोला था, 1 साल हो गया, 29 सितंबर 2021 को आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोग्राम में, और भाई साहब ने भी कवर किया था वो प्रोग्राम, जी, हमने भी किया, आप भी थे उसमें, कवर किया था वो प्रोग्राम। मैंने इसीलिए उनसे बोला कि आपने वो आज तक क्यों नहीं किया, तो बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो। और ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में उन्होंने ट्रायल चला के देखा कि ओबीसी वर्ग के जो SC ST OBC 82-85% है, इनके आरक्षण खत्म करके वो क्या कहना चाहते हैं कि देखो हम देखो करके दिखा रहे तुम पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए प्रबुद्ध लोग भी आए, जनता भी हमारे साथ है, लोग भी हमारे साथ हैं, सड़क से लेके संसद तक, अब हमारी ग्राम पंचायत से लेके संसद तक अब हमारी भागीदारी उनको देनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। वो नहीं चाहते कि वो शिक्षित हों, वो नहीं चाहते ये चुन के संसद में आए, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये चुन के भी आ गए, शिक्षित भी हो गए, तो 2-4% जो लोग हैं उनका सारा काम नागपुर से जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, और हम जैसे लोग 3% मतलब उन्हें 3% लोग 85% लोग 3% वाले को बना के जो हम लोग उनसे अधिकार मांगे, जाति गणना करा दो, शिक्षा का अधिकार दे दो, हमारे को नौकरी दे दो, हमारे को ये दे दो, जिस दिन हम दो खुद देने वाले हो जाएंगे उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। क्या लगता है 2024 का चुनाव सर पे है, और कहीं ना कहीं जितनी भी SC ST OBC माइनॉरिटी की जातियाँ हैं, वो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना भाई बंधु बना लेता है, उनको अपना दुलारा बना लेता है, कोई बेटा बना लेता है, कोई भाई बना लेता है। क्या प्लानिंग है ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश की या पूरे ओबीसी महासभा पूरे राष्ट्र की कि 2024 में वोट की चोट से कैसे जवाब देंगे? हमारी ओबीसी महासभा देखो पूरे भारत में एक तो रजिस्टर्ड है, हाँ। और हर प्रदेश में ये काम कर रही है, और हम लोग घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को संविधान के बारे में बताया जाए, लोगों को हक और अधिकार कैसे मिले, उनके हम काम करने के लिए, उन्हीं के साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। और जो उन्होंने प्रदेश जो पार्टियाँ हैं, चाहे ओबीसी के लिए काम कर रहे हो, माइनॉरिटी के, उन्होंने सबने अपने अनुसूचित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा उन्होंने इसीलिए बनाए, उन्होंने वो दलाल हैं, वो नेता नहीं है, दलाल उन्होंने इसलिए बनाए कि वो अपने समाज से 200 वोट 500 वोट 2000 10,000 लेके ले आए, फिर उन्हें बाद में जो पद दे दिए जाते हैं वो इसीलिए पद दिए जाते हैं। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब चलते चलते कुछ देश और दुनिया के लोगों को देखा जाए तो ओबीसी कम्युनिटी की जो है पॉपुलेशन इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा हकमारी उसी के साथ हो रही है। सचेत करना हो, समझाना हो, बताना हो देश और दुनिया के लोगों को, तो क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी है, और मैं सभी देशवासी में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ओबीसी महासभा ईमानदारी से आप सभी ओबीसी के हक और अधिकारों की बात कर रही है। सरकार से हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं, और ओबीसी समाज की जितनी भी जातियां हैं सब संगठित हों, एक मंच पर आएँ, आपस में जो भी एक दूसरे के राजनीतिक जो दूसरी पार्टियां जो यूज कर रही हैं, जो दूसरी पार्टियां यूज कर रही हैं, उसको किसी प्रकार से हमें लालच नहीं लेना है। हम एक संगठन में खड़े होकर के सभी लोगों को एक रास्ते पे ले जाने का पूरा प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपके सब